हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन पीडीएफ क्लास में। आज जो है बच्चों, हम 12वीं में वाणिज्य में आज जो है वैधानिक नियामक का पढ़ेंगे, जो आपका ये चौथे भाग होगा। ध्यान रखें, इसका नियमांक जो है नियामक जो है उसका जो होता है नियम बोला गया है, वैधानिक नियम जो होता है इसमें बताया गया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चे ध्यान देंगे, कानून विधान या नियमावली सर्वशक्तिमान होती है। आपको सभी को मालूम है, जो कानून प्रशासन का नियम होता है वो सर्वमान्य होता है। इसके उनके अनुसार कार्य ना करने पर व्यक्ति दंड का भागी होता है, सभी को मालूम है ना। इसलिए वैधानिक नियमों का व्यवसाय पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। व्यवसाय के संचालन के लिए सुरक्षा व अधिकारों से रक्षा आवश्यक है, जो केवल वैधानिक नियमों से ही हो सकती है। वैधानिक वातावरण से व्यवसाय को संरक्षण मिलता है। वैधानिक वातावरण का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत हो रहा है तथा संपूर्ण आर्थिक जगत पर इससे नियंत्रण रखा जा सकता है। वैधानिक वातावरण का निर्माण करने वाले या घटक जो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं, जो निम्न प्रकार बताया गया है। आप सभी को बच्चों मालूम है कि हम जो नियम कानून के द्वारा बनाया जाता है उनका पालन करना आवश्यक होता है, नहीं तो उसको दंड या सजा मिलता है और उसको प्रभावित भी होता है, इसमें आप सभी को मालूम है। अब अगर देखते हैं उसी के अंतर्गत पहला नंबर जो बताया है संवैधानिक प्रावधान, मतलब जो संविधान में जो लिखा जाता है सर्वसम्मति से किया जाता है उसको संवैधानिक बोला जाता है। किसी भी राष्ट्र के संवैधानिक प्रावधान सर्वोच्च नियम होते हैं, जिनके तहत व्यवसाय की स्वतंत्रता, व्यवसाय का प्रतिबंधित होना या कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में ही स्वतंत्रता होना आदि निर्धारित होती है। भारत में व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार है, किंतु कुछ विशिष्ट व्यवसाय को छोड़कर संवैधानिक प्रावधान भी उस राष्ट्र के व्यावसायिक वातावरण ढांचे को पूर्णतः प्रभावित करते हैं। आपको बताया गया है इसमें किस प्रकार करते हैं बच्चों। व्यापारिक जो है नियम जो बताया गया है, जो व्यापार द्वारा संचालित किया जाता है। तो देखिए, व्यापार को संचालित करने व नियंत्रण रखने के लिए विभिन्न नियम बनाए जाते हैं, जैसे आपको बताया गया नियम है ना। इसमें देखेंगे जैसे वस्तु विक्रय का अनुबंध नियम कैसे होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि जो हमारा विक्रय अनुशासन के अनुसार होना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। साझेदारी अनुबंध जो साझेदार के द्वारा अनुबंध होना चाहिए। कंपनी अधिनियम, बीमा व बैंक नियमन अनुबंध आदि अधिनियम आदि प्रमुख होते हैं। इन अधिनियमों का स्वभाव जैसा होगा वैसे ही वातावरण बनेगा, व्यवसाय को उसी के अनुरूप कार्य करना पड़ेगा। जैसे व्यापार में जो देखते हैं हम लोग, आए दिन बढ़ना कम होना है ना, तो जो अगर नियम है तो उसको ध्यान में रखना है आपको बच्चों। ठीक है बच्चों, ध्यान देंगे इसमें। तो इसमें देखेंगे बच्चों यहाँ पर जो बताया गया आर्थिक समन्वय, इसके अंतर्गत प्रतिभूति नियमन अधिनियम SEBI, भोक्ता संरक्षण अधिनियम MRTP एक्ट, विदेशी विनिमय अधिनियम FEMA फीमा बोला जाता है इसको। यहाँ पर जो बताया गया था आपको आवश्यक वस्तु अधिनियम, काला बाजार निरोधक अधिनियम आदि आते हैं। इन समन्वयों के अनुसार ही व्यवसाय की आर्थिक क्रियाएं संपादित होती है। हम लोग जो देखते हैं बच्चे यहाँ पर जितना भी नियम बनाया है, जैसे सेबी वाला जो उपभोक्ता संरक्षण के अंतर्गत में है तो उपभोक्ता प्रतिभूति अधिनियम जो होता है, उसके बाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो होता है MRTP, और उसके अंतर्गत जो होता है विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम FEM के अंतर्गत नियम को लगाया जाता है। जो बाजार जो है होता है निरोधक, जो काला बाजार निरोधक अधिनियम बनाए जाते हैं इसमें, है ना। तो उस प्रकार आगे देखेंगे श्रम समन्वय के अंतर्गत में देखते हैं श्रम समन्वय श्रमिकों के जीवन स्तर व कारखाने के वातावरण को प्रभावित करते हैं श्रमिक, क्योंकि इससे उनको प्राप्त सुविधाएं, मजदूरी व सेवा शर्त प्रभावित होती है। इसके अंतर्गत कारखाना अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम, क्षतिपूर्ति अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, भविष्य निधि अधिनियम आदि प्रमुख अधिनियम आते हैं। ये कारखाना वातावरण को प्रभावित करती है। जैसे आपको बोला जाता है श्रमिक के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए सब शर्त वहाँ पर लगाया जाता है आपको, है ना। कर नीतियाँ, जैसे कर का नीतियाँ जो रहता है वो सरकार द्वारा लगाया जाता है, आप सभी को मालूम है। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर की दरें व्यवसायिक व्यवस्था को आर्थिक रूप से प्रभावित करता है। जो किस प्रकार वो कर लगाएगा उसमें टैक्स में, ये उसे प्रभावित करेगा। आर्थिक नीतियाँ, जैसे सरकार की आर्थिक नीतियाँ, जैसे औद्योगिक नीति होता है, मुद्रा नीति होता है, आयात निर्यात नीति, सार्वजनिक विपक्ष नीति, कृषि नीति आदि का सीधा प्रभाव व्यवसाय पर पड़ता है। इन सभी के ज्ञान से व्यावसायिक वातावरण प्रभावित होता है।
सातवां देखें, न्यायिक व्यवस्था, जैसे न्याय व्यवस्था भी व्यावसायिक वातावरण को प्रभावित करता है। जैसे भ्रष्टाचार, ईमानदारी की स्थिति में न्याय व्यवस्था काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। हमको भी चीज़ होता है उसको डायरेक्ट हम क्या जाएंगे, न्यायिक व्यवस्था में, मतलब न्यायालय में इसके क्या करेंगे, खिलाफ उसका मुकदमा करते हैं, क्लेम करती हैं, है, तो उसकी जानकारी हमको मिलता है। अब आगे देखें, तकनीकी वातावरण जो होता है, टेक्निकल, जो नए नए आज के उत्पादन में कार्य में लाए जाते हैं, किस प्रकार उसका उपयोग किया जा रहा है, तो किस प्रकार हमको प्रभावित करते हैं। इसका संबंध वस्तुओं सेवा का उत्पादन विनिमय है, तो विनिमय हेतु नवीन प्रविधियों व उपकरणों के प्रयोग व खोज आविष्कार से होता है। जो बताया मैंने आपको, नवीनतम तकनीकों को प्रयोग द्वारा उत्तम गुणवत्ता की वस्तुओं का उत्पादन न्यूनतम लागत पर करना संभव होता है। व्यावसायिक संस्था की सफलता हेतु प्रबंधकों को नवीन तकनीकी के आविष्कार व प्रयोग के बारे में सचेत रहना चाहिए, अन्यथा संस्था प्रतिस्पर्धा का सामना ठीक से नहीं कर सकती है। उदाहरण के लिए, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के कारण ऑटोमोबाइल उद्योग में गाड़ियों को पेट्रोल संस्करण के स्थान पर डीजल संस्करण का उत्पादन किया जा रहा है। वर्तमान में गलाघाट प्रतिस्पर्धा व्यावसायिक जगत में संस्थानों को बाजार में अपनी हिस्सेदारी बनाए रखने हेतु नवीन तकनीकों का प्रयोग समय रहते अवश्य करना चाहिए। तो इसमें बताया गया बच्चों कि किस प्रकार हमको समय रहते ही उन तकनीकों का प्रयोग, नवीनतम तकनीक को खोज कर उनका उपयोग करना चाहिए। अब आगे देखते हैं, भारत में आर्थिक वातावरण परिवेश, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इंडिया। ठीक है बच्चों, देखें प्रस्तावना जो है, भारत एक विस्तृत देश है, सभी को मालूम है। यहाँ की सभ्यता, संस्कृति व अर्थव्यवस्था भी काफ़ी प्राचीन है, बहुत ही पुराना है। स्वतंत्रता प्राप्ति तक भारतीय अर्थव्यवस्था की बागडोर ब्रिटिश सरकार के हाथों में सबसे पहले कहाँ थी, ब्रिटिश के शासन के द्वारा थी। सन 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तथा स्वतंत्रता के पश्चात आर्थिक विकास के प्रयास प्रारंभ कर दिए गए। भारत को स्वतंत्रता के साथ पिछले 200 वर्षों का पिछड़ापन भी प्राप्त हुआ। 26 जनवरी 1950 को जैसे ही भारतीय संविधान लागू हुआ, भारत एक गणतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ। ये सभी को मालूम बच्चों आपको। वैसे ही आर्थिक विकास के लिए योजना आयोग का गठन हुआ, फिर उसके बाद 1950 में ही कर लिया गया। इनका प्रमुख उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना था। योजना आयोग को देश के विकास के लिए पंचवर्षीय योजना बनाने का दायित्व सौंपा गया। तो उसमें पंचवर्षीय योजना बनाया जाता था। यहाँ पर वह प्रत्येक 5 वर्ष के लिए देश में प्रथम पंचवर्षीय योजना सन 1950 में तैयार की गई। वर्ष 2002 तक कुल 9 योजनाओं के अनुरूप विकास कार्य किए गए। मतलब अलग अलग योजना के द्वारा अलग अलग कार्य यहाँ पर संपादित किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत जो है, जो कि एक अल्प विकसित राष्ट्र था, है ना, वह विकासशील राष्ट्र की श्रेणी में आ गया। विकास की दर तथा विश्व में भारत की स्थिति को देखते हुए यह आशा की जाती है कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ जाएगा। सन 1951 के बाद भारत ने जिस आर्थिक वातावरण में आर्थिक विकास कार्य प्रारंभ किया है, वह एक अंतर्मुखी व हस्तक्षेपकारी विकास कार्यक्रम है। अंतर्मुखी इसलिए क्योंकि आयात के स्थान पर घरेलू उद्योग के विकास व स्थापना पर जोर दिया गया। घरेलू उद्योग को सामान्यतः ऊंची टैरिफ के माध्यम से संरक्षण प्रदान किया गया तथा विभिन्न छोटे एवं अनुकूल करों को जारी कर मदद की गई। मतलब इस किस प्रकार से जो 1951 में जो विकास के लिए जोर दिया गया उसके बारे में बताया। अब यहाँ पर देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो था 1951 से लेकर 56 तक फर्स्ट योजना बना गया था। इस योजना को कृषि पर आधारित योजना कहा जाता था। फर्स्ट योजना किसमें पर आधारित था, पंचवर्षीय में। जैसे हम देखते हैं अभी हर योजना में अलग अलग जो है उसका माध्यम रहता है, उसका सबसे पहले ध्यान इसी में रह जाता है ना। साथ ही शक्ति के साधन एवं सिंचाई के साधनों पर आधारित योजना बनाना कृषि को बढ़ावा दिया गया था। ठीक है, पहले हम समझ आए बच्चों सबको। अब दूसरे में देखते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 में। यह योजना उद्योग आधारित थी, अर्थात उद्योग के विकास के लिए। अर्थात 1956 में नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कर भारत में नए ढंग से औद्योगिक युग का सूत्रपात किया गया। इस योजना में विभिन्न आधारभूत उद्योगों व कारखानों की स्थापना की गई। इसमें भारी उद्योग कारखाने एवं कृषि एवं परिवहन कारखाने, रासायनिक व अन्य उपभोक्ता संबंधित कारखानों की स्थापना की गई। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े बड़े उपक्रमों की योजना इसी पंचवर्षीय योजना में तैयार कर निर्माण कार्य प्रारंभ किया। अब देखते हैं यहाँ पर तीसरी पंचवर्षीय योजना में था, इसमें
आपको क्या था 1961 से 66 की इस योजना में कृषि विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं के साथ साथ उद्योगों के विकास पर भी जोर दिया। इसमें कृषि के साथ साथ उद्योग पर भी जोर दिया। इसके लिए पूंजियों को बढ़ाने, वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने, तकनीकी विकास करने तथा प्रबंधकीय कुशलता पर ध्यान दिया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आधारभूत उद्योगों को आत्मनिर्भर बनाना था। मतलब जो आधारभूत मेन जो है उसको क्या करना था, आत्मनिर्भर, ताकि विदेशी सहयोग की मात्रा को कम किया जा सके। जैसे भी वर्तमान में देखा जा रहा है बच्चों, सभी ने चीन का जो है हम उसी में आश्रित थे, इसलिए उसको बंद किया गया अभी सभी को, क्योंकि चीन भारत में युद्ध होने के कारण है ना, ध्यान उसी कारण से बंद हो रहा है। तो आत्मनिर्भर बनना है, जब वो नहीं रहेगा तो अपना स्वयं का उपयोग किया जाए। तो उपभोक्ता वस्तुओं को उत्पादित करने का दायित्व निजी क्षेत्र को सौंपा गया। इसमें औद्योगिक उत्पादन में 7.6% की दर से वृद्धि की, जो निर्धारित लक्ष्य से कम था। अब देखते हैं यहाँ चौथी पंचवर्षीय योजना में 1969 से 74 के बीच इस योजना के पूर्व तीन एक वर्षीय योजना बनाई गई। चतुर्थ योजना में उद्योगों को प्राथमिकता देते हुए कुल योजना व्यय का 26.7% राशि औद्योगिक विकास पर व्यय करने का लक्ष्य रखा। मतलब इतना बड़ा राशि जो है उद्योग में क्या करेंगे, खर्च करना है करके। इनमें उन उद्योगों को महत्व दिया गया जो आयात, प्रतिस्थापन, निर्यात, संवर्धन के लिए उपयुक्त समझे गए थे। मतलब एक दूसरे देश से मंगाने और लाने के लिए जो है ना, भेजने के लिए किया जाता है। इसमें लोहा एवं इस्पात उद्योग, पेट्रोल, कोयला, लोहा, अयस्क, लौह धातुएं आदि प्रमुख है। इस योजना में निर्धारित विकास दर 8% थी, जो निजी क्षेत्र में विनियोग पर प्रतिबंध लगाने से विकास दर लक्ष्य केवल 5% ही किया जा सका। फलस्वरूप संयुक्त क्षेत्रों का विकास किया गया तथा बड़े औद्योगिक घरानों व विदेशी कंपनियों को विनियोग की अनुमति दे दिए गए यहाँ पर। तो इस प्रकार जो था आपको पंचवर्षीय योजना देखते हैं यहाँ पर 1974 से 78 के बीच योजना लक्ष्य आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाना रखा गया है। चौथी योजना के अनुरूप विकास दर बढ़ाने की योजना बनाई गई है। इस योजना में औद्योगिक विकास दर 5.3 रहेगी। फिर होता छठवीं पंचवर्षीय योजना था। इस योजना का लक्ष्य जो था आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भर रखा। महानगरों में औद्योगिक केंद्रीकरण को रोकने के लिए उद्देश्य से पिछड़े व दूरस्थ क्षेत्रों में उद्योग खोलने पर ध्यान दिया गया। मतलब दूर दूर जो है महानगरों में इसका उद्योग खोला जाया करके। सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस योजना में सामाजिक न्याय व विकास पर अधिक ध्यान दिया गया। इसमें किसमें दिया गया, सामाजिक न्याय पर, अधिक विकास पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। फलस्वरूप दैनिक उपयोग की वस्तुओं उचित मूल्य पर वितरित करने पर बल दिया गया। जनशक्ति के लिए रोजगार बढ़ाने के प्रयास किए गए। 1980 के दशक में भारत की आर्थिक स्थिति आर्थिक विकास के अनुकूल नहीं रही गई। मतलब उस समय नहीं बनाया था, वहाँ पर देखेंगे 1980 के दशक में भारत की आर्थिक स्थिति आर्थिक विकास के अनुकूल नहीं, मतलब जो बनाया था उसके समान नहीं। इस योजना में औसत विकास दर 8.5 ही रहा। अब देखते हैं यहाँ पर जो है बताया गया यहाँ पर। तो बच्चों ये जो है आपको जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना जो नेक्स्ट PDF के माध्यम से बताया जाएगा। गुड डे बेटा आज के लिए।